वेलकम। थर्ड चैप्टर अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। कल स्टार्ट कर चुके थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 3। ये भी आपका पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, काफी स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि सर अकाउंट्स तो प्रैक्टिकल टॉपिक है, आप थ्योरी पे थ्योरी पढ़ाते जा रहे हो, 2 चैप्टर थ्योरी करा दी, तीसरा चैप्टर भी आप थ्योरी पढ़ा रहे हो। तो आपको एक चीज क्लियर कर दूं, 11th की अकाउंट्स एक आपका बेस है। अगर वो बेस अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो आपके 12th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, सीएस जो भी आप कुछ कोर्स करो उन सब में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि 11th में अकाउंट्स फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई है, तो जो भी अकाउंट्स से रिलेटेड बेस है कि अकाउंट्स के रूल क्या होते हैं, अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है, अकाउंट्स के प्रिंसिपल क्या होते हैं, अकाउंट्स की एजम्पशन क्या है, अकाउंट्स की डेफिनेशन, जो भी अकाउंटिंग टर्म्स, वो सब 11th में ही है। 12th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सीएस में आपको इतनी थ्योरी नहीं मिलेगी। ओके, चैप्टर नंबर 3 अपने कल स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पहला, व्हाट डू यू मीन फ्रॉम प्रिंसिपल? प्रिंसिपल का मतलब था रूल्स रेगुलेशंस। क्यों बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स रूल्स और रेगुलेशन? ताकि जो भी पर्सन अकाउंटिंग को मेंटेन कर रहा है, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे हो, सबकी अकाउंट्स बिल्कुल इक्वल जैसी हो, ताकि अपन कंपेरिजन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर भिलवाड़ा का कोई पर्सन अकाउंटिंग कर रहा है और दिल्ली का कोई पर्सन अकाउंटिंग कर रहा है, दोनों के अकाउंटिंग करने का कंसेप्ट, दोनों के अकाउंटिंग करने का वे, दोनों के अकाउंटिंग करने का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होगा। क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम चलते हैं। तो ये रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल इसलिए बनाया गया ताकि एक जगह की अकाउंटिंग का कंपैरिजन आप दूसरी जगह की अकाउंटिंग से कर सको, या एक ईयर के डाटा का कंपैरिजन आप दूसरे ईयर के डाटा से कर सको। वो कब हो पाएगा? जब आप हर ईयर एवरी ईयर जो आप रूल्स रेगुलेशन जिस फॉर्मेट से आप अकाउंट्स बना रहे हो, वो फॉर्मेट, वो रूल्स, वो रेगुलेशन, वो फॉर्मेट, वो तरीका जो भी हो, वो बिल्कुल क्या सेम हो। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? रूल्स रेगुलेशन। कल अपन ने 2 प्रिंसिपल क्लियर कर दिए थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के, 2 प्रिंसिपल। फर्स्ट अपन ने कल क्लियर किया था आपका गोइंग कंसर्न, लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हो। फर्स्ट प्रिंसिपल जो अपन ने क्लियर किया था वो था स्टूडेंट आपका गोइंग कंसर्न। क्या होता है सर गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि एक बार जो बिजनेस स्टार्ट हो गया, वो कंटिन्यू टिल द लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड कंटिन्यू चलता रहेगा, जब तक कि कोई ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो जाए जिसकी वजह से बिजनेस को क्लोज करना पड़ जाए। अगेन रिपीटिंग, वन टाइम्स, एक बार जो बिजनेस स्टार्ट हो गया वो बिजनेस लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंटिन्यू, जब तक बिजनेस रन करता रहेगा। क्योंकि ओनर की डेथ होती है, बिजनेस की डेथ नहीं होती है, जब तक कि कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस अराइज ना हो जाए कि अब बिजनेस को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है, तब तक बिजनेस कंटिन्यू एज यूजुअल, एज पॉसिबल चलता रहेगा। उस प्रिंसिपल को कहते हैं अपन गोइंग कंसर्न का प्रिंसिपल। सेकेंड अपन ने देखा था कल प्रिंसिपल रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, इसका मतलब क्या था सर? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मतलब था कि हर बिजनेस को स्टार्ट करने का पर्पस क्या होता है? इनकम अर्न करना। इनकम कब अर्न होगी? जब गुड्स सोल्ड किया जाएगा। तो इस प्रिंसिपल के अंदर ये बताया था कि एक बार अगर गुड्स सोल्ड हो गया तो उस गुड्स को सोल्ड करने पे वो रेवेन्यू आपकी कब मानी जाएगी? जिस दिन गुड्स सोल्ड किया उस दिन, या जिस दिन मनी रिसीव्ड हुई उस दिन? जिस दिन आपने गुड्स सोल्ड किया उस दिन आपकी वो रेवेन्यू का पार्ट माना जाएगा, चाहे पेमेंट आपको रिसीव्ड हुआ हो चाहे ना हुआ हो। ये आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का कंसेप्ट आपका कहता है। 2 कंसेप्ट अपन क्लियर कर चुके हैं। थर्ड कंसेप्ट जो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, मॉनेटरी आइटम्स। आपको बिजनेस में मॉनेटरी आइटम्स, थर्ड प्रिंसिपल, थर्ड रूल्स रेगुलेशन, थर्ड प्रिंसिपल आपका कहता है कि जो भी बिजनेस में डाटा हो रहे हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में होंगे। मॉनेटरी आइटम्स या मॉनेटरी प्रिंसिपल, मॉनेटरी आइटम ये कहता है कि जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, क्या सारे ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा? नहीं। तो जो भी बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, केवल आपको उन्हीं ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है जिनकी वैल्यू आप मनी में रिकॉग्नाइज कर सको। बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे होने वाले केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है जिसकी वैल्यू आप मनी में रिकॉग्नाइज कर सको। मनी में रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या हुआ सर? मनी में रिकॉग्नाइज करने का मतलब हुआ या तो कैश में मनी मिले, या आपको बैंक में पैसा मिले, या आपने गुड्स क्रेडिट में भी सोल्ड किया हो, तब भी आपको उसको रिकॉग्नाइज करके रिकॉर्ड करना है। सर क्रेडिट में सोल्ड किया उसको भी? यस, क्रेडिट में सोल्ड किया उसको भी, क्योंकि उसकी वैल्यू का आप मनी में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड सोल्ड टू राम, आपने गुड सोल्ड टू राम किया 10,000 का, इसको आपको रिकॉर्ड करना है।
क्योंकि मनी में वैल्यूज कर सकते हैं, इसको मनी में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो मॉनेटरी प्रिंसिपल क्या कहता है, वो सारे बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में होने वाले ट्रांजेक्शन जिसकी वैल्यू का, जिसकी अमाउंट को आप रिकॉग्नाइज कर सको मॉनेटरी टर्म्स में, केवल आपको उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। जैसे कि गुड्स सोल्ड टू राम 10,000, अब राम को ऐसा गुड्स आपने चाहे क्रेडिट में सोल्ड किया हो तब भी रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि वैल्यू आपने आइडेंटिफाई कर ली है कितनी, 10,000। चाहे राम ने ऐसा आपको 10,000 का पेमेंट कर दिया हो तब भी आपको इसको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ऐसी वैल्यू आपको रिसीव्ड हो चुकी है। चाहे राम ने आपको पेमेंट बैंक में दे दिया हो तब भी आपको ऐसे आइटम को रिकॉर्ड करना है। तो सर ऐसे कौन से आइटम होते हैं जिनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते? जैसे आप स्टाफ की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हो, जो स्टाफ में पर्सन आपके अंदर में काम कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, वो मॉनेटरी आइटम में कवर नहीं होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में मॉनेटरी कहां पे आती है? ओके, किसी के काम की आप शाबाशी दे रहे हो, किसी के काम को आप प्रमोट कर रहे हो, वो मॉनेटरी आइटम्स में नहीं होता है। ठीक है, तो मॉनेटरी आइटम्स का मतलब वो आइटम्स, वो ट्रांजेक्शन, वो डे टू डे एक्टिविटी में होने वाले ट्रांजेक्शन जिसकी वैल्यू को आप मनी में रिकॉग्नाइज कर सको। रूल नंबर 4, मैचिंग प्रिंसिपल। रूल नंबर 4, मैचिंग कंसेप्ट। नाम से क्लियर, मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? मैच करना। सर किसको मैच करना है? एक चीज बताओ मुझे, बिजनेस करने का मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना। मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट कैसे निकलता है? जब आपकी इनकम ग्रेटर देन हो किससे? एक्सपेंसेस से, तब आपका क्या निकलेगा? प्रॉफिट। तो सर इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर करना है, और अगर इनकम ग्रेटर देना तो प्रॉफिट, और अगर एक्सपेंसेस ग्रेटर देना तो क्या हो गया आपका? लॉस। ठीक है, ये चलो समझ में आ गया। लेकिन मैचिंग कंसेप्ट का प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस पर्टिकुलर टाइम की इनकम को, वापस समझना, मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि जिस पर्टिकुलर टाइम की इनकम को आप कंसिडर कर रहे हो उसमें से उसी पर्टिकुलर टाइप के एक्सपेंसेस को, उसमें उसी पर्टिकुलर टाइम के एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने पर जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मंथ चल रहा है जून, आपने जून की इनकम ले ली और एक्सपेंसेस ले रहे हो आप अप्रैल और मई के, और फिर फाइंड आउट कर रहे हो कि मुझे जून में एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, तो ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम, चाहे वो मंथली हो, चाहे वीकली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे ईयरली हो, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की इनकम को उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस से डिडक्ट करना पड़ेगा, ना कि इनकम किसी अलग पर्टिकुलर टाइम की और एक्सपेंसेस अलग पर्टिकुलर टाइप का है और फिर अगर आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हो तो ऐसा प्रॉफिट आपका करेक्ट प्रॉफिट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड कब होता है? 31 मार्च को। ये आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, एंड होता है 31 मार्च को। ठीक है, अगर आपको इस टर्म का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, अगर आपको इस टर्म का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पर्टिकुलर इसी टर्म की इनकम में से, पर्टिकुलर इसी टर्म के एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना पड़ेगा, जो आएगा, जो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। वापिस समझना, मैचिंग कंसेप्ट की प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के रिगार्डिंग है। मैचिंग कंसेप्ट इतनी सी बात कहता है कि अगर आपको किसी बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है किसी पर्टिकुलर पीरियड का, कि मेरे पूरे बिजनेस ने पर्टिकुलर ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया, पर्टिकुलर 6 मंथ में कितना प्रॉफिट कमाया, पर्टिकुलर मंथ में कितना प्रॉफिट कमाया, या पर्टिकुलर वीक में कितना प्रॉफिट कमाया, तो वो कैसे फाइंड आउट होगा? मैचिंग कंसेप्ट सीधा एक मीनिंग देता है कि जिस पर्टिकुलर टाइम का आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है उस पर्टिकुलर टाइम की इनकम में से केवल और केवल उसी पर्टिकुलर टाइप के एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना है। अगर आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल का आपको प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है तो इस पूरे ईयर में जितनी भी आपने इनकम अर्न की है और इस पूरे ईयर के एक्सपेंसेस को उस इनकम से डिडक्ट करो, जो आपका आएगा वो आपका प्रॉफिट और लॉस होगा। अगर सोचो आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 का आपको प्रॉफिट निकालना है, आपने इनकम तो ले ली 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की और एक्सपेंसेस ले लिए उसके पिछले वाले साल के भी, तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। 4 प्रिंसिपल कवर हो चुके हैं, बहुत इजी है, अकाउंट्स बहुत इजी है। कैसे? गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस लॉन्ग ड्यूरेशन तक वर्क करता रहेगा, ओनर की डेथ होती है, बिजनेस की डेथ नहीं होती है, बिजनेस अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करता रहेगा। सीधा मीनिंग गोइंग कंसर्न का। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस दिन आपका गुड्स सोल्ड हुआ है, बहुत इजी है,
जिस दिन आपका गुड सोल्ड हुआ उस दिन वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा, चाहे पेमेंट आपको रिसीव्ड हुआ हो चाहे नहीं रिसीव्ड हुआ हो। थर्ड, मॉनेटरी आइटम्स का प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी में होने वाले केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जिसकी वैल्यू का आप मनी में रिकॉग्नाइज कर सको। जिसकी वैल्यू को आप मनी में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उन ट्रांजेक्शन को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड करना, गुड्स परचेज करना, सैलरी का पेमेंट करना, रेंट का पेमेंट करना, ये सब रिकॉर्ड होगा, लेकिन किसी स्टाफ की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना तो वो रिकॉर्ड नहीं होता है। फोर्थ, मैचिंग कंसेप्ट, कि मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि अगर आपको प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है तो जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना चाहते हो आपको उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की इनकम में से उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर इनकम किसी और टाइम पीरियड की है और एक्सपेंसेस किसी और टाइम पीरियड का है तो जो प्रॉफिट और लॉस अराइज होगा वो प्रॉफिट और लॉस एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल अपना आता है फुल डिस्क्लोजर मेथड। फुल डिस्क्लोजर मेथड नाम से क्लियर है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल नाम से क्लियर है कि आपको बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आपको कंप्लीट उनको रिकॉर्ड करना है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करना है तो आपको आपके बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस कब पता चलेगी, जब आप बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो तभी। अगर आप सोचो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हो, फुल डिस्क्लोजर नहीं करते हो, सारी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट नहीं करते हो तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस अराइज नहीं हो पाएगा। सोचो अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन हाइड कर ली, आपने अपने अकाउंटेंट को आपने अपने बुक्स में रिकॉर्ड करने में कोई इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन को शो नहीं किया तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस अराइज नहीं हो पाएगा। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन्स को आपको रिकॉर्ड करना है, चाहे वो ट्रांजेक्शन स्मॉल वैल्यू का हो, चाहे वो ट्रांजेक्शन लार्ज वैल्यू का हो, चाहे उस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट ज्यादा हो चाहे इम्पैक्ट कम हो, चाहे उस ट्रांजेक्शन से आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, आपको बिजनेस के डे टू डे अकाउंट में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन को आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। ये प्रिंसिपल आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कि बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको तभी पता चल पाएगी जब आप बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। 5 प्रिंसिपल हो चुके हैं स्टूडेंट, एक बार आप घर पे रिवाइज करना। अगेन कह रहा हूँ साथ साथ पढ़ाई करते चलो, काफी इजी अकाउंट्स। फेस टू फेस क्लास भी अपन बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। जब तक जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आपका ग्रुप बना रखा है, आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ओके, स्टडी करो, आई एम ऑलवेज विद यू।